हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम टेररिज्म के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि टेररिज्म का यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है या टेररिज्म के डायमेंशंस क्या क्या हैं। क्या टेक्नोलॉजी ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है? क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्रिप्टो करेंसीज ने हमारे सरकार की या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, मजबूत बनाया है और एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है देश और विदेश में उनकी सरकारों के सामने? इस पूरे आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं टेररिज्म के बारे में और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, और इंडिया के पास्ट के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि हम किस तरीके से काउंटर टेरर डिप्लोमेसी को हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है जो वो है, व्हाट इज टेररिज्म? क्या टेररिज्म का कोई डेफिनेशन है? अगर आपके पास कोई टेररिज्म का डेफिनेशन है तो प्लीज मुझे बताइए। और अगर वो जो डेफिनेशन टेररिज्म का है, वो डेफिनेशन क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? अनफॉर्चुनेटली इतनी घटनाओं के बाद जब पूरा विश्व जो है वॉर की चपेट में आया हुआ है, पूरा विश्व, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा विश्व, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो टेररिज्म की चपेट में नहीं है इन वन और अनदर मैनर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। इसका एक और भी रीजन है, इसका यूनिवर्सल डेफिनेशन हो भी नहीं सकता क्योंकि टेररिज्म के अलग अलग डायमेंशन है। और टेररिज्म की अगर हम बात बोलें तो हो सकता है कि मेरा मेरा जो एक्शन है, मेरे एक्शन एज अ टेररिस्ट, हो सकता है कि एक कंट्री में अगर मैं टेररिस्ट घोषित किया जाता हूं तो हो सकता है कि दूसरी कंट्री में मैं मार्टियर या देशभक्त घोषित किया जा रहा हूं। तो एक कंट्री का टेररिस्ट दूसरी कंट्री का मार्टियर है, शहीद है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज, आप वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के एक्शंस को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन द सेम कंट्री डज द सेम एक्शन, टेक्स द सेम एक्शन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है, टेररिज्म से हम फाइट कैसे करें, क्या हमारा इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेररिज्म को फाइट करने के लिए बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टेररिज्म के साथ? क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है और हर एक सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करी हैं? साइबर वॉरफेयर का क्या रोल है? क्या क्रिप्टो करेंसी ने हमारे इस टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है, टेरर फंडिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है? तो आज का ये एक अकेला सेशन आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन देने वाला है और आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को अप्रोच कैसे करना है ये लेके हम चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं टेररिज्म के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज टेररिज्म? टेररिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? अगर हम टेररिज्म की बात बोलें, टेररिज्म इज अ कंट्रोवर्शियल टर्म। एज आई मेंशन, कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है और यूनिवर्सल डेफिनेशन हो भी नहीं सकता। तो टेररिज्म इज अ कंट्रोवर्शियल टर्म। All definition agree that terrorism involves some acts of violence. Terrorism differs from criminal violence because it aims to achieve political change. Terrorists claim to fight for a just cause, but opponents of that cause regard them as ordinary criminals. Whether we describe something as terrorism depends on our view of the legitimacy of the cause. अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। कंट्रोवर्शियल टर्म मैंने बताया, कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि एक कंट्री के लिए जो टेररिज्म है वो दूसरी कंट्री के लिए पेट्रोटिज्म है। आपकी कंट्री का जो टेररिस्ट है वो हो सकता है दूसरी कंट्री के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, यूथ के लिए रोल मॉडल हो, और ये सिनेरियो आपने देखा है इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी देखा है। दूसरा क्या है, एक चीज तो पक्की बात है कि जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिज्म के न्यूक्लियस में जो आता है वो कॉन्सेप्शन है वायलेंस। टेररिज्म ऑलवेज कम्स अलोंग विद वायलेंस। जहां टेररिज्म है वहां पे हिंसा जरूर है, वायलेंस जरूर है, खून खराबा जरूर होना है। तो ऑल डेफिनेशन अग्री कि टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो टेररिज्म के न्यूक्लियस में जो है वो आता है वायलेंस। दूसरी चीज, टेररिज्म डिफर फ्रॉम क्रिमिनल वायलेंस बिकॉज इट एम्स टू अचीव पॉलिटिकल चेंज। अब क्राइम, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट, इन तीनों में क्या फर्क है?
सोच के देखिए, हमें ऐसा लगता है कि क्राइम, एक क्रिमिनल और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही क्राइम नहीं करते हैं। बट नहीं, दोनों के बीच में एक फर्क है, और वो फर्क है टेररिस्ट का एक पॉलिटिकल मोटिव है। टेररिस्ट डैमेज के साथ साथ आपके दिल और दिमाग में एक डर पैदा करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे क्राइम एंड क्रिमिनल को, आप क्राइम पेट्रोल देखिए, सावधान इंडिया देखिए, तो एक क्रिमिनल अपने एक्शन में बहुत छोटे एरिया को इंपैक्ट करता है, लेकिन एक टेररिस्ट का जब एक्शन होता है तो उनका मेन इंपैक्ट होता है कि वो लोगों के दिल और दिमाग में इस तरीके से धर कर जाए कि लोग हमेशा डरे रहे, और ये टेररिस्ट का सबसे बड़ा काम है। मुंबई टेररिस्ट अटैक के बारे में हम बात करते हैं। मुंबई टेररिस्ट अटैक के जो जख्म हैं अभी तक नहीं भरे हैं। मुंबई वाले और पूरे ऑल ओवर इंडिया ने अपनी आंखों के सामने देखा जब मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट शुरू किया, जिसके चलते बहुत से हमारे कमांडोज चपेट में आए। टेररिज्म का एक सिंपल सा फंडा ये है कि हमें जितना भी डैमेज करना है, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें लोगों के दिल और दिमाग पे अटैक करना है, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल वायलेंस। एक क्रिमिनल और एक टेररिस्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि क्रिमिनल अपना क्राइम करके चला जाता, उसका पर्पस ये नहीं होता कि लोगों के दिलों में पूरी डर पैदा कर दे। लेकिन जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिज्म का मेन एजेंडा यह है कि लोगों के दिल और दिमाग में कुछ इस तरीके से हावी हो जाना है कि वो डर बैठ जाए। क्योंकि ये डर बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये डर है तो लोग को हमेशा ये रहेगा that they are insecure and they will always be apprehensive about government। वो हमेशा सरकार की तरफ देखेंगे कि क्या हम सिक्योर हैं। दे विल ऑलवेज बी कॉशियस, और इसके चलते कंट्री को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कंट्री को अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ऊपर लेके जाना पड़ता है, कंट्री को अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे ध्यान देना पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि जो डर पैदा हुआ है उसको निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो जाएगा सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। आपने देखा होगा मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है एक्शन लिए ताकि लोगों के अंदर से वो डर निकल सके। तो बेसिक डिफरेंस क्राइम, क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट में यह है कि टेररिस्ट के साथ एक बहुत बड़ा एजेंडा है, एक पर्पस है कि लोगों के दिल में ये डर बैठा देना है। इसीलिए जब टेररिस्ट एक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि टेररिस्ट जो है वो किसी को भी जाके गोली मार दे, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट पे अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि पार्लियामेंट पे, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इसका मतलब क्या है कि वी आर अटैकिंग ऑन योर पार्लियामेंट, और आप अपने पार्लियामेंट को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। और यही मैसेज दुनिया को देना है, लुक एट देम। इन्होंने अपने पार्लियामेंट को सिक्योर नहीं कर पाई, ये कि देश की सुरक्षा क्या करेंगे। वी अटैक एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स, और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हमने अटैक किया। एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में जब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि लोग अपने घरों में बंद रहें, क्योंकि जो सड़कें हैं सुनसान से, जो घनी आबादी वाले मार्केट हैं वो सेफ नहीं है। यही पर्पस है टेररिज्म का, और टेररिज्म के पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है, और वो आपने हमेशा देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले हॉलीडे मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें आपने स्लीपर सेल के बारे में सुना होगा। बहुत सी मूवीज लगातार आती रही हैं जो टेररिज्म से रिलेटेड है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि टेररिज्म का ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्रिमिनल और एक टेररिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम आगे इस बेसिक डेफिनेशन से। Terrorists claim to fight for a just cause, but opponents of that cause regard them as ordinary criminals। तो पहला ये हुआ कि टेररिज्म का सीधा सा फंडा ये है कि एक पर्पस है, एक पॉलिटिकल पर्पस है, और इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। लोग कई सालों तक याद रखें, कंधार प्लेन हाईजैक को याद रखें, 9/11 को याद रखें, और लोगों के अंदर ये डर बैठा रहे। ये पर्पस है टेररिज्म का। लेकिन अगर देखा जाए तो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? टेररिस्ट के पास एक कॉज होता है, एक लेजिटिमेट कॉज होता है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम अट्रॉसिटीज के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। सो टेररिस्ट ऑलवेज हैव अ पर्पस, ऑलवेज हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर देयर वायलेंस एंड एक्शन। आप किसी से भी बात करें तो अजमल कसाब के पास भी एक जस्टिफिकेशन था कि उन्होंने क्यों इस वायलेंस में पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों को मारने का क्या जस्टिफिकेशन है। तो हर एक टेररिस्ट के पास एक अपना जस्टिफिकेशन होता है उस वायलेंस को परपेट्रेट करने का। जबकि
आप सरकार को देखेंगे, गवर्नमेंट को देखेंगे, तो गवर्नमेंट विल नेवर कंसीडर दोज आर्ग्यूमेंट एट जस्टिफिकेशन। तो हर एक टेररिस्ट की बात करें और हर एक आप जो है वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक स्टेटमेंट होता है। आगे चलते हैं। वेदर वी डिस्क्राइब समथिंग एज टेररिज्म डिपेंड्स अपॉन आवर व्यू ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ दैट कॉज। आप किस एक्शन को टेररिज्म की कैटेगरी में डालेंगे और किस एक्शन को क्राइम की कैटेगरी में डालेंगे, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, सिचुएशन और उसका इंटरप्रिटेशन। ये जगह जगह की बात है। जैसे हो सकता है कि आपका एक एक्शन टेररिज्म की कैटेगरी में आता हो इस देश में, लेकिन हो सकता है कि आपके इस एक्शन को अप्रिशिएट किया जाए अदर कंट्रीज में। तो एक कंट्री का जो टेररिस्ट है, हो सकता है दूसरी कंट्री उसको एक रोल मॉडल के तौर पे देख रही है, उसकी शहादत को जोर शोर से मनाया जाता है। तो ये डिफरेंस है टेररिज्म का। तो मैंने 3 चीजें बताई। टेररिज्म का डेफिनेशन, क्या डिफरेंस है क्राइम और टेररिज्म में, टेररिज्म टेररिस्ट का पर्पस क्या है, और टेररिज्म के पास जस्टिफिकेशन कहां से आता है। एक और भी चीज है कि हो सकता है कि टेररिज्म एक पर्सन का एक्शन एक कंट्री में उसको टेररिस्ट की तरह दिखाता हो और दूसरी कंट्री में वो एक मार्टियर यानी शहीद की तरह देखा जाता हो और बहुत से यूथ का वो रोल मॉडल हो। ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। और आप देखेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो भी मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है। आगे चलते हैं, टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। टेररिज्म कई तरीके के होते हैं, एक बार जरा हम देखते हैं। हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, क्रिमिनल टेररिज्म एंड एथनिक टेररिज्म। हालांकि इन सारे चीजों के बारे में आपको ध्यान रहता है, आपने इसके बारे में हमेशा सुना होगा। आए दिन द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में एक नई खबर आती रहती है। नाउ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और इंडिया हमेशा इसकी चपेट में आता रहा है। और अभी जो मैंने मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात करी है, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। दूसरा हुआ आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। मैंने बोला ना कि हर एक टेररिस्ट, हर एक जो एक्टिविटी होती है टेररिज्म से रिलेटेड, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक सिद्धांत। एक आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि वो उस नक्शे कदम पे चलते हैं। अगर आप टेररिज्म की बात बोलें तो हमारे यहाँ खालिस्तान मूवमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, हर तरीके के एक्सट्रीमिज्म के बारे में देखें, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है। जहाँ एक तरफ एक प्योर लैंड को बनाने की बात है, तो एक तरफ एक सेपरेट स्टेटहुड को अटेन करने की बात है। ये मूवमेंट बहुत जोर शोर से विश्व के अलग अलग कोने में चल रहा है। तो आइडियोलॉजी ड्रिवन। रिलीजियस टेररिज्म के बारे में आप जानते हैं, रिलीजियस टेररिज्म, जब रिलीजन जो है वो सेंट्रल थीम बन जाता है, जब आप रिलीजन की आड़ में, जब आप अपने धर्म की आड़ में अपने एक्शन को, अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को जस्टिफाई करने की बात करते हैं, तो ये रिलीजियस टेररिज्म की कैटेगरी में आता है और ये बहुत ही भयानक हो जाता है। भारत के संविधान की अगर बात बोलें तो बहुत बार ये बात पूछा जाता है कि इंडिया ने सेक्युलर स्टेट बनने की कोशिश क्यों की, क्यों इंडिया ने सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र क्यों बनाया गया इंडिया को। आप अगर इंडिया को, बहुत सी परेशानियां, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भारत का संविधान ऐसा है, भारत का संविधान वैसा है, लचर संविधान है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो आज़ादी के बाद से बहुत सी कंट्रीज, पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, और इंडिया के आसपास जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको उठा के देख लीजिए। अगर इंडिया सर्वाइव्ड है तो इसके चलते बिकॉज वी डिसाइडेड टू बिकम अ सेक्युलर नेशन। हमने अपने आप को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाया और उसी को लेके हम चले। बहुत से लूप होल्स हैं, बट डिस्पाइट ऑल दोज लूप होल्स 75 सालों में इंडियन डेमोक्रेसी एक शाइनिंग डेमोक्रेसी है विश्व स्तर पर। एक बात और करते हैं, एक डाइवर्स कंट्री की जब हम बात करें तो एक डाइवर्स कंट्री में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संविधान, अलग अलग प्रैक्टिसेस को मानने वाले, अलग लैंग्वेज वाले, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री में अगर एक कोई सिंगल रिलीजन आ जाता तो कितनी बड़ी मुसीबत होती, कितनी बड़ी मुसीबत होती। इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने ये गलती नहीं करी। उन्होंने बोला कि हमें अपने राष्ट्र को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना है, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई में वैसे ही 10 लाख लोग मारे गए थे इस आज़ादी में, और इस रिलीजियस और रिलीजन भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। नाउ
क्रिमिनल टेररिज्म एंड एथनिक टेररिज्म, आपने रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में सुना होगा, और बहुत से ऐसे इश्यूज एथनिक माइनॉरिटीज़ के बारे में लगातार चर्चा में आ रहे हैं। ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ टेररिज्म: state sponsored, ideology oriented, religious terrorism, criminal terrorism and ethnic terrorism। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर लिया जाता है और टेररिज्म परपिट्रेट किया जाता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होते हैं, वो हुआ आपका एथनिक टेररिज्म। क्रिमिनल टेररिज्म के बारे में आप जानते ही हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्पस होता है कि जितना भी खून खराबा हो वो आपका क्रिमिनल टेररिज्म में आए। एक बात और समझते हैं, चैलेंजेस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हम अपने आसपास के नेबर्स को जरा हम देखते हैं गौर से कि हमारे सामने, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं टेररिज्म से रिलेटेड। एक बार इंडिया के चारों तरफ देखते हैं, हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला, थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस, ये एक इमर्जिंग है। दूसरी चीज, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, इंडिया का 7,516 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, वो भी इंडिया को बहुत वल्नरेबल बनाता है किसी भी तरीके के इन्वेजन के लिए। ये हमारा स्ट्रेंथ भी है, ये हमारा वीकनेस भी है। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर थ्रेट की अगर हम बात बोलें तो इंडिया में एक तरफ से आप देखेंगे म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान उसके बाद से है, और बहुत सी कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और अगर आप देखेंगे तो उन कंट्रीज में बहुत सी कंट्रीज अनस्टेबल भी हैं, जो हमारे लिए एक सरदर्दी का कारण है। क्रॉस बॉर्डर थ्रेट, मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस एक और डायमेंशन है। चाइना पाकिस्तान एक्सेस, आपने अभी देखा होगा, हमारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आते हुए, चाइना पाकिस्तान एक्सेस, द आयरन ब्रदर्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स। Then challenges from hostile neighbors, competition for scarce resources, development in Middle East, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट जो है अगर अनस्टेबल है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। इसीलिए इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। ये बात हमेशा जोर समझने की है कि अगर आपका पड़ोसी अनस्टेबल है, जैसे श्रीलंका में जिस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पाकिस्तान को बेल आउट लेना पड़ा चाइना से, जिस तरीके से नेपाल का कंडीशन है, जिस तरीके से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुए, म्यांमार में जिस तरीके के कंडीशंस हालात हुए पड़े हैं, इन सब को देख के इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें अपने कंट्री में, अपने देश में शांति की ज़रूरत है तो हमें सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। इसीलिए हमारे पास इंडियाज एंड नेबरहुड पॉलिसी को हम बहुत जोर देते हैं, एंड पिछले कुछ सालों में हमने बहुत अच्छे से अपने नेबरहुड रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अब ये जो रियल आर्टिकल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी मैंने आपको बस नज किया है, थोड़ा बताया है, थोड़ा समझाया है, और आपको थोड़ा सा मैं नज कर रहा था कि आप सोचना शुरू करें कि क्रिमिनल क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका पर्पस क्या होता है, यूनिवर्सल डेफिनेशन क्यों नहीं हो सकता टेररिज्म का। अब हम मेन आर्टिकल पे आते हैं, इंडिया के काउंटर टेरर डिप्लोमेसी के बारे में चलते हैं, शुरू करते हैं। इंडियाज डिसीजन टू होस्ट, इंडिया ने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म, ठीक है, इसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया मुंबई और न्यू दिल्ली में, एंड इट फोकस्ड ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज one of a number of events planned by government to give its counter terror diplomacy a greater push। मुंबई और दिल्ली में काउंटर टेरर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली और मुंबई में, और इसका जो थीम था वो थीम था टेक्नोलॉजी। इसका जो थीम था वो था न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा थीम था। आने वाले दिनों में यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो टेररिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस और टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, आने वाले दिनों में जो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी का एक डायमेंशन होगा, पीसफुल यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में जरा बात कर देते हैं, स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेरर कमेटी, और ये मुंबई और दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 2022 में, और इसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ। काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत मुश्किल खड़े करने वाले हैं हमारे देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए?
क्या हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है या साइबर वॉरफेयर आर्किटेक्चर है देश की सुरक्षा के लिए, टू फाइट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉरफेयर? तो इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो टेक्नोलॉजी का था। अभी कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक स्पेशल डेस्क क्रिएट किया, नेस्ट, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए एक स्पेशल डेस्क क्रिएट किया। उसके अलावा यूपीएससी मेंस ने भी क्वेश्चन पूछा दैट टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया यूएस एंड इंडिया रशिया रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन? तो दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी हैज टेकन अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी विश्व स्तर पे, विश्व राजनीति में जो है टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और आज हम जो भी विश्व स्तर पे रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का एक सेंटर स्टेज है। तो ये कॉन्फ्रेंस इसी से रिलेटेड है जहां इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया गया। एनी गाइडेंस टू स्टेट्स, कंपनीज एंड अदर एक्टर्स on using new technologies for counter-terrorism needs to put human rights at the center. It also needs to be developed with the effective participation of human rights experts and of civil society organization. तो अगर इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ें, any guidance to states, companies and other actors on using new technologies for counter-terrorism needs to put human rights, यानी आप जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करें उसमें ह्यूमन राइट मस्ट बी एट द सेंटर। यानी आप जो भी टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, डेवलप टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब के न्यूक्लियस में ह्यूमन राइट होना चाहिए। आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमंस को क्या इंपैक्ट हो सकता है। अभी टेक्नोलॉजी का मिसयूज आपने देखा है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एथिक्स के दायरे में भी आएंगे, और इस बार बहुत से क्वेश्चंस जो हैं पिछले कुछ सालों में एथिक्स का, टेक्नोलॉजी का एथिकल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की गई है। एक बार देखते हैं ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो इंश्योर करें पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें वो ह्यूमंस को, आप हमेशा इस बात को सोचें कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा बना दिया कि वो टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करने में लग जाए या फिर उसका मिसयूज हो जाए। जैसे आपने रोबो देखा होगा, आपने रजनीकांत की फेमस मूवी देखी होगी रोबो और रोबो 2.0, है ना। आगे चलते हैं, एक बार जरा इन 30 टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। इन 30 टेक्नोलॉजीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो अगले एक दशक में विश्व का नक्शा बदलने वाली हैं। इनको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं। इनको हम सनराइज टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं और इनको हम ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी का कोई रिलीजन नहीं होता, टेक्नोलॉजी का कोई रिलीजन नहीं होता, टेक्नोलॉजी का कोई अपना इमोशन नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उस टेक्नोलॉजी के पीछे खड़ा कौन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कैसे करना है, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एथिकल मैनर में, ये सब डिपेंड करेगा उन टेक्नोलॉजीज को बनाने वाले पे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एथिक्स दोनों एक साथ चलेंगे, और टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको बताए हैं कि टेक्नोलॉजी हैज कम एट द सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बार जरा इन टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, क्योंकि इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज बड़े लेवल पे हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। एक बार जरा हम ध्यान से देखते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, स्मार्ट सिटीज छोड़ दीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी इंटरफेस, उसके अलावा रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन वी हैव क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का नाम आया था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, फेशियल रिकॉग्निशन, साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज बने हुए हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके अलावा जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका बड़े पैमाने पे टेररिस्ट यूज, मिसयूज और अब्यूज कर रहे हैं।
अभी रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा इसके पहले हूथी रेबल्स की बात आती है, यमन पे अटैक की बात आती है। इन सब जगह पे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके बड़े पैमाने पे मिसयूज हो रहा है। पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा ऑटोमेशन है, देन वी हैव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, देन साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, क्लीन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा कि हमने अभी यूएस के साथ फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए थे। यूएस के साथ हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए थे, वो सारे अग्रीमेंट जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, राइट। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अभी आपका एक नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज किस तरीके से फ्यूल कर रही हैं इंटरनेशनल टेररिज्म को। अभी तक जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, फेक नोट्स होते थे, जाली नोट होते थे, उनको हम पकड़ लेते थे, इजीली उनको कन्फिस्केट कर सकते थे। लेकिन अगर इन सारे टेरर फंडिंग को हम राउट करें, टेरर के जितने भी फंड्स हैं, अगर हम उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अगर हम राउट करा दें, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी तो इसी बात पे बना है कि एनोनिमिटी बनी रहे। यू नेवर नो कि उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे कौन खड़ा है, हु इज द ओनर, हु इज द मास्टरमाइंड। तो सिचुएशन बहुत ग्रिम हो जाता है। इसीलिए इस बार के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी को सेंटर स्टेज पे रखा गया है। इन 30 टेक्नोलॉजीज को आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बेसिस पे भी और मेंस के बेसिस पे लगातार आते रहेंगे। आगे चलते हैं। न्यू दिल्ली विल होस्ट, उसके अलावा इस कमेटी के अलावा, काउंटर टेररिज्म कमेटी के अलावा, हमने एक और नेक्स्ट टाइम जो है, हम न्यू दिल्ली विल होस्ट द 3rd एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस दैट विल लुक एट द टैकलिंग फ्यूचर मोड्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। तो पहले कॉन्फ्रेंस के अलावा हमारे पास एक और भी कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करने जा रहा है, नो मनी फॉर टेरर। इसमें पहले वाले में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया, एंड इस कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए। टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए, हाउ टू स्टॉप टेरर फंडिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में बेस्ड हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज अपनी एनोनिमिटी के लिए जाने जाते हैं। तो अभी तक जिन आप फेक नोट्स को रिकवर कर लेते थे, कन्फिस्केट कर लेते थे, अब वो क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे। अगर हमारे नक्सल ऑपरेशंस की फंडिंग जो है, या फिर जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, अगर उन सब की फंडिंग को राउट कर दिया क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, फिर क्या होगा। तो दिस कॉन्फ्रेंस इज अगेन गोइंग टू बी अबाउट मनी, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये इंडिया अगेन होस्ट करने जा रहा है। नाउ वी हैव अनदर कॉन्फ्रेंस। दिसंबर में हम जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी, जो कि हमारा 2 साल का टेन्योर फिनिश होने वाला है। वहां पे हम डिस्कशन करेंगे ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। यानी दिसंबर तक जाते जाते हमारे पास 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म। जो दूसरा होगा वो होगा टेररिस्ट फंडिंग को कैसे रोका जाए, नो मनी फॉर टेररिज्म। एंड द थर्ड कॉन्फ्रेंस विल बी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। यूनाइटेड नेशन के अंडर में होगा ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। 3 कॉन्फ्रेंसेस दिसंबर तक हम ऑर्गेनाइज करेंगे, होस्ट करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम सक्सीड करेंगे, किस लेवल तक हम सक्सीड कर पाएंगे, क्या हम वर्ल्ड लेवल पे एक कंसेंसस जनरेट कर पाएंगे कि टेररिज्म का कॉमन डेफिनेशन क्या है। टेररिज्म का कॉमन डेफिनेशन क्या है। अभी विश्व बटा हुआ है अलग अलग खेमों में। हो सकता है कि मेरे यहां जो टेररिज्म हो रहा है आप उसमें कोई एक्शन न लें, यू मे जस्टिफाई दिस एक्शन। हो सकता है कि आप इसको ह्यूमन राइट वायलेशन के नजरिए से देखें। तो इस पूरे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसमें यही बातें हैं कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग और हाउ मच सक्सेस वी आर गोइंग टू अचीव इन दीज कॉन्फ्रेंसेस। एक बार फिर से देखते हैं। दिसंबर में होगा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर, देन वील हैव नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये होगा। और ये कॉन्फ्रेंस हमने काउंटर टेररिज्म कमेटी को हमने मुंबई और दिल्ली में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, इस आर्टिकल को देखते हैं। इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं यहाँ पे हैं,
और उसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको 2 साल का टेन्योर मिलता है और इंडिया का ये टेन्योर इस साल फिनिश हो जाएगा। तो अगेन हमें नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए फिर से हमें कॉन्टेस्ट करना होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन ये है, while the focus is on future of fight against terrorists in is important, look at some of the challenges that already exist, especially when the world attention is consumed by the war in Europe, dealing with the aftermath of COVID-19 and global economic recession. जब ये कॉन्फ्रेंस हमारे पास हो रहा होगा तो हमारे पास कुछ और भी चैलेंजेस होंगे। पहली चीज ये है कि पूरे विश्व का ध्यान जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर पे टिका हुआ है। दूसरा क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक ने वर्ल्ड की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हिलाया है जिसका आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा जो है वो ये है इकोनॉमिक रिसेशन जो वर्ल्ड में आने के चांसेस हैं और ये ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमी का दरवाजा खटखटा रहा है। नाउ एक बार जरा हम इसको देखते हैं, GWOT, GWOT का मतलब क्या है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये आपको इमेज दिख रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुए और उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च किया जो लगभग 20 साल तक चला। 20 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये प्रोपेगेट किया कि पूरे विश्व से हम टेररिज्म को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसका अंतिम अध्याय पिछले कुछ लिखा गया जब अफगानिस्तान से 20 साल की लड़ाई के बाद से यूएस ने डिसाइड किया कि अब हमें यहां से बाहर निकलना है एंड दे एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। और आज अफगानिस्तान की जो हालत है वो हम सबके सामने है। तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ये शुरू हुआ आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले के साथ। यहां पे GWOT built on an unequal campaign. The first challenge is that the global war on terrorism, as it was conceived by post 9/11, United States is over with the last chapter written last year as the United States negotiated with the Taliban. ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ और 20 सालों के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यह रियलाइज हुआ दैट वी आर लीडिंग नोवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो व्हाट दे डिड, फाइनली उन्होंने तालिबान के साथ नेगोशिएट किया और ये वही तालिबान है जिसने ये पूरा अटैक प्लान किया था। ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, मारा गया और उसके बाद से 20 साल बाद विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी आउटकम आपने अफगानिस्तान को और बुरी हालत में छोड़ा। तालिबान आज अफगानिस्तान को कब्जा करके बैठा हुआ है और ह्यूमन राइट वॉयलेशन के लगातार केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। नाउ एक बार जब हम काउंटर टेररिज्म फेज को देख लेते हैं, 2001 से शुरू करते हैं, 2003, 2005 तालिबान इंसर्जेंसी ग्रोज स्ट्रॉन्गर, स्टेप्स ऑफ इट्स अटैक ऑन यूएस बैक्ड गवर्नमेंट इन काबुल। इस तरीके से आपका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफेल्ड डिक्लेयर्स मेजर कॉम्बैट ओवर वॉर, और इस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन आपको दिया हुआ है और ये टाइमलाइन 2001 से लेके 2021 तक आता है जब यूएस ने डिसाइड किया कि यहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, वी हैव टू एग्जिट, और इस तरीके से अफगानिस्तान से उन्होंने एग्जिट किया। तालिबान सत्ता पे काबिज है। GWOT itself was built on an unequal campaign. इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, IC-814 हाईजैकिंग। इंडिया में इस घटना के पहले एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसको कि कांधार में अफगानिस्तान में ले जाके खड़ा किया गया। इस समय भी इंडिया ने बहुत मदद मांगी थी, बहुत मदद की गुहार लगाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड के बहुत से देशों से सपोर्ट मांगा इस हाईजैक को रोकने के लिए और अपने सिटीजन्स को आजाद कराने के लिए। लेकिन उस समय नन ऑफ द कंट्रीज केम फॉरवर्ड, किसी भी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इसके कुछ सालों बाद जब वही घटना हुई और उसी अफगानिस्तान का नाम आया यूएस के सामने, उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया। बट जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया गया, उस समय इंडिया ने बहुत मदद मांगी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट मांगा, बट नोबडी सपोर्टेड अस। और ये कुछ आप देखिए, ये हमारे कांधार में इनसाइड स्टोरी ऑफ IC-814 हाईजैकिंग, और मदद न मिलने के चलते हमें फोर्स होना पड़ा और कुछ टेररिस्ट को अपने जेल से रिहा करना पड़ा। ये वही टेररिस्ट हैं जिनके लिए हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने मुंबई टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया और उसके अलावा पुलवामा अटैक में भी इनका हाथ रहा। इंडिया ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि इनमें से सबको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैटेगरी में लाया जाए, बट जितनी बार भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनका नाम प्रपोज किया गया, उतनी बार चाइना ने अपना वीटो यूज करके इन सब का नाम हटा दिया। तो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
आपको टेररिज्म की बात आप करते हैं, देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. व्हाट मे बी टेररिज्म फॉर मी, दैट मे नॉट बी टेररिज्म फॉर यू. So they are, safeguarded, protected and residing in Pakistan. तो एक बार देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी एंड ही वाज फोर्स्ड टू रिलीज, और उनको मजबूर होके उन टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा, राइट, हु आर प्लानिंग फंडिंग और प्रोवाइडिंग सेफ हेवंस टू अल कायदा लीडरशिप. इट प्लीज इन्होंने बहुत मदद करी, यूएस के साथ मदद लेने की, यूनाइटेड किंगडम से गुहार लगाई हमने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सपोर्ट से मदद मांगी, बट नथिंग हैपेंड. इन फैक्ट नोबडी सपोर्टेड अस, और इस तरीके से हमें मजबूर होके इन सारे टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा. लेकिन बाद में जब उसी तरीके का अटैक उसी अफगानिस्तान से डिराइव होके यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करता है, तो यूएस लॉन्च करता है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, जो अगले 20 सालों तक चलता है. इवन आफ्टर GWOT was launched, Pakistan's role as the US ally and the China's iron friend ensured that the UNSC designations of those who threatened India most, including Masood Azhar and Hafiz Saeed, never mentioned their role in attacks in India. इतना सब कुछ होने के बावजूद, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च करने के बावजूद, न तो यूएस ने, न तो चाइना ने, न तो पाकिस्तान ने, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इन लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए. लखीउर रहमान रिजवी की बात करें या मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, एंड दे आर स्टिल रोमिंग फ्री. आज भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे जब भी डेजिग्नेट करने की कोशिश की गई, तब चाइना ने उसको डिरेल कर दिया. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अलाई माना जाता है पाकिस्तान को, और चाइना का तो आयरन ब्रदर है. इसीलिए कहा जा रहा है कि टेररिज्म में एक यूनिवर्सल डेफिनेशन लाने की जरूरत है, एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है. द मैक्सिम, और इंडिया को उसके बदले में क्या मिला? पाकिस्तान की इन सारी हरकतों के बाद जो इंडिया को एक सिंगल जो अचीवमेंट था वो ये था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया. दैट वाज द मैक्सिमम वी गॉट. इतने तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम जगह पे इस बात को दुनिया जानती है कि हाउ इंडिया वाज, इंडिया में जो अटैक हुए, इंडिया में जो अटैक के पीछे मास्टरमाइंड थे, द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड न्यू अबाउट इट. लेकिन उसके बावजूद भी जो सिर्फ एक्शन लिया गया वो ये था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और वो अब उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है. इट मीन्स इट शोज अ डबल स्टैंडर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स. कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे चलते हैं. In addition, the weak international reaction of Taliban's takeover of Kabul and persecution of women and minorities in the country demonstrate rising fatigue level in dealing with another country's problem. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारी कंट्री में होती, दूसरे की कंट्रीज में होती हैं, तो हमें पेन नहीं होता, हम मतलब नहीं रखते. लेकिन अगर वही अटैक हमारी कंट्री में हो जाए, तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं और ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च कर देते हैं. पूरे वर्ल्ड में किसी ने मीडिएशन करने की कोशिश नहीं की, और किसी ने इस बात पे जहमत नहीं उठाई कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, कब्जा किया, वुमेन्स के राइट्स को असर्व किया, उनको कर्टेल किया, नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे किसी का ध्यान, किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया. द हार्ड रियलिटी फॉर इंडिया इज दैट द फ्यूचर ऑफ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इज गोइंग टू बी लेस कॉपरेटिव. काउंटर टेरर regime such as the UNSC Resolution 1267, 1373, ये सारे आउटडेटेड होने वाले हैं. इन सारी घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल पे काउंटर टेररिज्म में कोई बहुत बड़ा कॉपरेशन आने की उम्मीद नहीं है. यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन भी टूथलेस टाइगर हो गए हैं. इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन लग गया है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी? क्या इनका आज भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए? और अगर है तो व्हाई हैव दे बिकम अ टूथलेस टाइगर? वो यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर को क्यों नहीं रोका उन्होंने? उसमें इंटरवीन क्यों नहीं किया? बहुत से वॉर होते रहे. तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, गालवान वैली का इंसिडेंट हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्कर्मिशेस हुए, डोकलाम प्लेटू का इश्यू हुआ, हांगकांग और ताइवान जो है में हमेशा फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं. नॉर्थ कोरिया लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में लगा हुआ है, ट्रायल पे ट्रायल चल रहे हैं. बट व्हाट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज डूइंग? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है. तो इंडिया को इस बात के लिए प्रिपेयर होना है कि आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं, वो कॉपरेशन बहुत कम होता जा रहा है. आगे चलें. अ ब्लर ओवर डेफिनेशन, न्यू टेक्नोलॉजी. सबसे बड़ी बात क्या है कि डेफिनेशन जो टेररिज्म का है वो ब्लर्ड है,
उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग डेफिनेशन है टेररिज्म को लेके। व्हाट हर्ट्स मी मे नॉट बी हर्टिंग यू। हो सकता है जो चीज मुझे हर्ट कर रही हो वो हो सकता है आपको हर्ट ना कर रही हो सकता है जो मेरे लिए टेररिज्म है यू मे जस्टिफाई दैट एक्शन। तो the next, the growing global polarization over Russia-Ukraine war is not only shifting the focus from terrorism, but also blurring the lines on what constitute terrorism. रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात बोले तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें हमारा अटेंशन ही डाइवर्ट हो चुका है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टेररिज्म है क्या, किसके एक्शन को आप टेररिज्म मानेंगे, रशिया का इन्वेजन यूक्रेन का, या यूक्रेन इज फाइटिंग बैक, आपके लिए क्या जस्टिफिकेशन है, which is whose action is justified, क्या ये रशिया का एक्शन जस्टिफाइड है या यूक्रेन का एक्शन जस्टिफाइड है, टेररिज्म है क्या। तो आगे चलते हैं। The CTC meeting in Delhi, for example, was disrupted over the Russia's claims that the UK helped Ukraine launch drone attacks on Russia's naval fleet in Sevastopol. ऐसा जो हमारा काउंटर टेररिज्म कमीशन कमेटी की मीटिंग चल रही थी, दैट गॉट डिसरप्टेड बिकॉज रशिया ने एलिगेशन लगाए कि यूनाइटेड किंगडम ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, उनके ऑफिशियल्स ने ट्रेन किया है यूक्रेन के सोल्जर्स को, और ड्रोन अटैक जो लॉन्च हुए रशियन फ्लीट पे सेवास्टोपोल के पास, वो सारा का सारा यूनाइटेड किंगडम ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। नाउ इन सब के चलते हमारा काउंटर टेररिज्म मीटिंग डिस्टर्ब हुआ। देन द क्वेश्चन रिमेन्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ड्रोन्स के बारे में, हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इफ ड्रोन अटैक्स बाय यमनी हुथीज on the UAE and Saudi Arabia's oil infrastructure were condemned as terrorist attacks, why was the line drawn for drone attacks on Russian ships in a port used for loading grain, or a bridge bombing that put so many civilian lives at risk? क्वेश्चन ये आ रहा है, जब ये हूथी रेबल्स ने UAE के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, तो उस ड्रोन अटैक को टेररिज्म की कैटेगरी में डाला गया। लेकिन जब यूक्रेन ने अटैक किया रशिया के फ्लीट पे, तो क्या यह टेररिज्म की कैटेगरी में नहीं आता? अटैक ड्रोन से हुआ है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हुआ है, बट नोबडी स्पोक अबाउट इट। जब यही हमला यमनी और सऊदी अरेबिया यूएई पे हुआ, देन इट वाज कंसीडर्ड एज अ टेररिस्ट अटैक, whereas the same attack happened on Russian fleet from Ukrainian side, but nobody spoke about, nobody said कि ये ड्रोन अटैक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आएगा। On the other hand, how Russia will square up the possible recruitment of the former Afghan Republic's National Commandos Corps into its war in Ukraine? एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ड्रोन्स के एक्ट को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि रशिया ने अभी अफगानिस्तान में जो बहुत से कमांडोज को हायर किया है अपने वॉर अगेंस्ट यूक्रेन के लिए, और ये वो कमांडोज हैं जो तालिबानी टेररिस्ट भी हैं। आप इस एक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? नाउ देयर इज अनदर वन, वुड नॉट दीज कमांडोज हु वंस फॉट तालिबान टेररिस्ट नाउ क्वालिफाई एज टेररिस्ट देमसेल्फ? क्या ये कमांडोज जिनको रशिया ने हायर किया है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए, क्या ये टेररिस्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे? क्या ये सोल्जर्स की कैटेगरी में आएंगे जिन्होंने पास्ट में बहुत से लोगों को मारा है, कार्नेज किया है, अट्रॉसिटीज परपेट्रेट की हैं? Away from the battlefield, polarization has rendered the body tasked with global peace paralyzed. As the UNSC is unable to pass any meaningful resolution that are not vetoed by Russia or Western members, China has been able to block as many as 5 terror designation requested by India and the United States of America. Now, international level पे ग्लोबल टेररिज्म आर्किटेक्चर की अगर हम बात बोलें तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो इफेक्टिवली टेररिज्म को डील कर रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत से टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की कोशिश की, बट द रिजल्ट वाज फ्यूटाइल। आगे हम चलते हैं। Now, perhaps the biggest opportunity lost due to the UNSC's other preoccupation has been the need to move forward on India's proposal of 1996. और सबसे बड़ी बात बोले, इंडिया ने 1996 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया ने बहुत सालों पहले 1996 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल दिया था, एंड दैट प्रपोजल वाज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक कंसेंसस बिल्डअप करना चाहते हैं टेररिज्म को लेके। वी वांट अ यूनिवर्सल कंसेंसस
कि पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म का डेफिनेशन समझा जाए, टेररिज्म से लड़ने के तरीके निकाले जाएं, सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया जाए, बट इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया. इट वाज वे बैक इन 1996. While each conference, including the CTC meeting in Delhi, makes passing the CCIT a goal, very little progress has been done. हर एक कॉन्फ्रेंस में टाइम एंड अगेन इंडिया ने बार बार इस बात को उठाया कि हमें CCIT को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनल कॉपरेशन को हम मजबूत कर सके, टेररिज्म को यूनिवर्सल लेवल का डेफिनेशन दे सके. बट वी हैवंट अचीव्ड मच. हमने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है इस पर्सपेक्टिव में, इस फ्रंट पे. नाउ, और ऐसा इसलिए भी है कि the terrorist in your country may be freedom fighter, may be considered a freedom fighter in another country. ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है. Now, despite several changes in the draft made by India in 2016, consensus for the convention is still elusive. So अभी तक जो हमारा convention है, Comprehensive Convention on International Terrorism, Comprehensive Convention on International Terrorism, ये convention आज भी धूल फांक रहा है. We have not been able to gather much support on international level. आगे देखते हैं. द नेक्स्ट चैलेंज इंडिया के लिए जो आने वाला है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आने वाला है. इसके अलावा कंसेंसस तो बिल्डअप करना ही है, एक और भी डायमेंशन है जो तीनों कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मैंने आपको इमेज दिखाया, वो बताया वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में आने वाली हैं, सच एज emerging technologies and the weaponization of number of different mechanisms for terrorism purposes. Now, drones. 2019 के प्रीलिम्स क्वेश्चन में ड्रोन्स से पूछा गया था कि ड्रोन्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है. नाउ, ड्रोन्स की अगर बात बोले तो ड्रोन्स को हम फंड्स डिलीवर करने के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए, वेपन डिलीवरी के लिए, एम्यूनिशन और इवन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के लिए भी बड़े पैमाने पे यूज किया गया है. और उसको देखा जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में ये खुल के सामने आया. तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द डेज टू कम. और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म की जब बात आएगी तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फ्रंट क्रिएट होने वाला है. Now, after COVID-19 pandemic, worries have grown about the use of biowarfare and the gain of function research, mutate viruses and vectors which could be released into targeted population. टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज वेपन के तौर पे किया जा सकता है और ये भी एक इमर्जिंग फ्रंट है, टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर वॉरफेयर. तो ये सारे हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखना है और सोचना है. In a future that is already here, the use of artificial intelligence systems, robotic soldier makes it even easier to perpetrate mass attacks while maintaining anonymity. अब हमारे 10,000 सोल्जर्स की जरूरत नहीं है कि वो आके अटैक करें हमारी टेरिटरी पे, सामने से लड़ने की भी जरूरत नहीं है. आप साइबर वॉरफेयर, साइबर एक्सपर्ट्स इतने बैठे हुए हैं जो 1 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं. आपके रोबोट्स हैं, आर्मी है रोबोट्स की जो आपके लिए बैटल फील्ड में लड़ सकती हैं, वेपन्स को हैंडल कर सकती हैं. मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पे यूज किया जा सकता है वॉरफेयर में एंड ऑलरेडी बहुत कुछ वर्ल्ड लेवल पे हो चुका है. नाउ, टेरर फाइनेंसिंग यूजेस बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज. टेरर कम्युनिकेशन यूजेस सोशल मीडिया, डार्क वेब एंड इवन गेमिंग को यूज किया जा रहा है. तो गेमिंग की बात करें, डार्क वेब की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब के थ्रू टेरर फंडिंग चल रहा है, टेरर को परपेट्रेट किया जा रहा है. सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है, गेमिंग को यूज किया जा रहा है टेरर को प्रमोट करने के लिए, टेरर को प्लान करने के लिए और टेरर को एग्जीक्यूट करने के लिए. सो इन द डेज टू कम दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू फ्रंट एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस पे. Now the drivers of this strike. सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इतने अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग क्यों सोच रहे हैं. वर्ल्ड लेवल पे हम हर एक देश, चाहे फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बात करें, वी ऑल आर फेसिंग, हम हर एक कंट्री किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म से ग्रसित है, टेररिज्म से परेशान है, टेररिज्म का इम्पैक्ट उनके कंट्री पे दिख रहा है. लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कंसेंसस क्यों नहीं है, हम एक साथ एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं उस कंसेंसस को बिल्डअप करने के लिए. नाउ, unless there is a global consensus on regulating the use of these emerging technologies by all responsible states, it will be hard to distinguish their use from those by designated terrorist entities
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। नाउ जब तक ये कंसेंसस नहीं होगा, जब तक ये हम एक साथ खड़े नहीं होंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और उसका यूसेज। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर द एस्टैब्लिशमेंट हैज सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप कैरिंग क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स एंड साइबर वॉरफेयर। अब साइबर वॉरफेयर के बारे में एक बात बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले चाइना के मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन ठप हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि चाइनीज साइबर हैकर्स ने इन मुंबई के ट्रांसमिशन लाइन को ठप कर दिया था, हैक कर दिया था। कुछ और भी घटनाएं हैं जिसके लिए मेरे पास सब्सटैंशिएटेड क्लेम नहीं है, बट साइबर वॉरफेयर इज नॉट इमर्जिंग, इट हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड एज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉरफेयर। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन सब जगह आप देख रहे हैं ड्रोन्स का यूज करते हुए अटैक के लिए। द ड्राइवर्स ऑफ द स्ट्राइक, अनलेस देयर इज, ये वही वाला है, मैंने डुप्लीकेट हो गया है। बट व्हाट डज वन मेक ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप ड्रोन्स यूज की बात करते हैं तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जब नाटो फोर्सेज जो हैं ड्रोन्स का यूज करती हैं ऑफेंसिव वॉरफेयर के लिए सीरिया में, अफगानिस्तान में और सोमालिया में, यमन में, और हजारों सिविलियन को मार दिया जाता है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जब आपके एक्शन खुद ही जस्टिफाइड नहीं है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ कैन यू बिल्ड अ कंसेंसस? नाटो फोर्सेज ने अंधाधुंध ड्रोन्स यूज किए हैं or by in Yemen, Syria, Afghanistan, Somalia, where civilians have been killed. At the same time, Chinese government run hackers who disable urban electric grids. और Chinese sponsored state sponsored terrorism, Chinese hackers ने जो है वो पूरा मुंबई का, ऐसा माना जाता है कि मुंबई का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन था that got disrupted because of the Chinese hackers. Then nor are there any globally accepted norms और हाउ एंड व्हाट मेजर्स वन इज टू रिस्पॉन्ड टू दोज अटैक्स। अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसा मेजर नहीं है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी कैसे इन्फोर्स करनी है। ये क्वेश्चंस हैं और जिसके लिए कंसेंसस बिल्डअप करना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स लुक एट इट। Not there any globally accepted norms on how and in what measures one is to respond to those attacks, whether it is the US flattening of the Afghanistan post 9/11, Pakistan aerial strikes on its own population at Swat and Balochistan, India's crossing of the United Nations monitored line of control after Uri attack. उसके अलावा missile strike on Pakistani territory, Balakot airstrike after Pulwama suicide bombing, Israel's relentless bombardment of buildings in Gaza. ये कुछ घटनाएं हैं जिसमें ड्रोन्स का बड़े लेवल पे यूज किया गया है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है, व्हाट जस्टिफिकेशन डू यू हैव इन यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज फॉर वॉरफेयर। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक हम वर्ल्ड लेवल पे कंसेंसस बना ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए। यूएस ने अफगानिस्तान को पूरा फ्लैटन कर दिया 20 सालों में फॉर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान ने अपने ओन पॉपुलेशन स्वात और बलूचिस्तान में एरियल स्ट्राइक किए। उसके अलावा इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और उरी में अटैक कंडक्ट किया। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी, पाकिस्तान की टेरिटरी बालाकोट में मिसाइल स्ट्राइक किए गए। और इजराइल की रिलेंटलेस बम्बार्डिंग आप पैलेस्टीन टेरिटरी में देखते ही हैं, ये रोज की खबर है। क्वेश्चन ये है कि इनके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, और अगर ये वॉर होना ही है तो क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रोक सकता है, इसके बारे में डिसीजन ले सकता है, परपेट्रेटर को पनिश कर सकता है? क्या हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क हो सकता है? इसी को इस आर्टिकल में ऐड किया गया है। विदाउट सम कंसेंसस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टेरर, नो वॉर ऑन टेररिज्म कैन बी ट्रूली ग्लोबल। जब तक हमारे पास कोई कॉन्सेंसस नहीं आएगा टेररिज्म से रिलेटेड, तब तक हम कोई कॉन्सेंसस बिल्डअप ही नहीं कर सकते वर्ल्ड लेवल पे। द ट्रूथ इज ग्लोबल इनइक्वालिटी, फूड, एनर्जी शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक ये बहुत बड़ा कारण बनने जा रहे हैं, ड्राइवर्स ऑफ स्ट्राइफ एंड वॉयलेंस इन द वर्ल्ड, वेयर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स आर प्रेजेंट डिस्ट्रैक्टेड बाय टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड नैरो पॉलिटिकल डिफरेंसेस। हमें एकजुट होने की जरूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में इनइक्वालिटी, फूड इनइक्विटी, फूड, एनर्जी प्रॉब्लम, एनर्जी शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक ये बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड होने जा रहा है टेररिज्म के प्रमोशन के लिए। एंड उसके अलावा
हम अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में इस कदर इन्वॉल्व हैं कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो टेररिस्ट एक्ट्स ऑफ द फ्यूचर विल ग्रो मोर एंड मोर। आने वाले दिनों में जो टेररिस्ट हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ने वाली है डे बाय डे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और टेरर फंडिंग के नए नए तरीकों के थ्रू। तो आने वाले दिनों में इंडिया को बहुत ही प्रिपेयर होना है काउंटर टेररिज्म मेजर्स के लिए, और एक कंसेंसस बिल्डर करना है वर्ल्ड लेवल पे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टेररिज्म। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को रोकता हूं और आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में और बात करेंगे कुछ और मुद्दों के बारे में। थैंक यू सो मच।